बिकेगा वही जिसका रेट है सही। केवल कहने से कि हमने ये प्राइस रखा है और हम ये चीज़ बनाएंगे वो चीज़ बनाएंगे, बहुत दिन नहीं चलती ये सारी बातें। मार्केट धीरे धीरे बहुत सेंसिटिव होता जा रहा है, सेंसिबल होता जा रहा है और इंटेलिजेंट होता जा रहा है। लेट इट बी कस्टमर्स, लेट इट बी डीलर्स, लेट इट बी फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, लेट इट बी any community who is investing in real estate, they are now very prudently analyzing प्रोडक्ट की प्लेसमेंट क्या है, प्लेसिंग क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसके बिल्डर के जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो क्या है, और फाइनली सबसे बड़ी बात होती है उसका रेट। तो मैंने कहा कि बिकेगा वही जिसका रेट है सही। होता क्या है कि जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के समय या प्रोजेक्ट को जब कंसीव किया जा रहा होता है उस समय बिल्डर्स अगर तो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं तब तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि दे हैव गॉट ऑल डाटा, दे हैव गॉट ऑल वेरी प्रोफेशनल स्टाफ। वो बड़े हिसाब से अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, प्रोडक्ट की लोकेशन के हिसाब से उसकी प्राइसिंग को मार्केट में उतारते हैं और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट देखा गया है ऐसा कि इवन जैसे ही प्रोजेक्ट आता है वो 3 दिन में 4 दिन में अगर मार्केट का माहौल सही है तो प्रोजेक्ट अच्छी खासी सेल निकाल लेता है। लेकिन चैलेंज वहाँ आता है जब, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक ज़ीरकपुर का एग्जांपल लेते हैं। ज़ीरकपुर में वीआईपी रोड बड़ी फेमस है। उस वीआईपी रोड में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो खंडहर बन गए हैं, बिक ही नहीं पाए। उन प्रोजेक्ट्स में 3-3 बार 4-4 बार वो प्रोजेक्ट टेक ओवर हुए। एक बंदे ने कोशिश की, उसने नींव के ऊपर तक उठाया, फिर दूसरी कंपनी आई, उसने ऊपर से उठा के थोड़ा और ऊपर उठाया और कैपिटलाइज होता गया, हर कैपिटलाइजेशन में प्रॉफिट लेता गया पुराना बंदा उस पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू पे, और फाइनली जिस रेट पे फ्लैट्स या कमर्शियल्स वो लोग लेके आए मार्केट में, वो रेट मार्केट में सस्टेन नहीं हो सकता था। तो प्राइसिंग एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है, और प्राइसिंग किन किन चीज़ों से, किन किन महत्वपूर्ण पॉइंट से डायरेक्टली अफेक्टेड है। जैसे कि सबसे पहला जो उसका पॉइंट है वो है लोकेशन। कई बार हम किसी लोकेशन को लेकर के इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, या इतने हम सेंसिटिव वर्ड ना यूज़ करके सही वर्ड यूज़ करें तो इतने सनकी हो जाते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमें यहीं पे बनाना है, मतलब इसी लोकेशन में प्रोजेक्ट लेके आना है। अब उस लोकेशन में थोड़ा सा अगर हम उसके आगे पीछे शिफ्ट होते हैं तो प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो लोकेशन बहुत ज़्यादा महंगी है, और उस लोकेशन में जब आप लैंड को परचेज़ कर लेते हैं तो आपका रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल वहीं से महंगा हो जाता है। और अगर अगल बगल मुश्किल से 20 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर के फासले पे उसी तरह का प्रोजेक्ट आपसे बहुत कम रेट में बिक रहा है, तो बस आप समझ लीजिए कि वो लैंड नहीं खरीदी आपने, अपने लिए मुसीबत खरीद ली। और सबसे बड़ी बात है कि आप एम्बिशियस हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं। कई ऐसे एग्जांपल्स चंडीगढ़ के अंदर हैं जहाँ पे बड़ी प्राइम लोकेशंस में मॉल बने, और सब लोग जानते हैं किसी भी मॉल का नाम लेना या किसी भी प्रोजेक्ट का नाम लेना अच्छा नहीं होगा, और उन प्राइम लोकेशन से हट के पीछे कुछ मॉल बने जो सुपर हिट हुए। अब तो समझ गए होंगे आप। तो रीजंस क्या रहे? क्योंकि जो बहुत प्राइम लोकेशन की लैंड रही वो कॉस्टली रही, बिल्डर बाहर से आए थे, उनको तजुर्बा नहीं था लोकल मार्केट का, उन्होंने सारा कुछ वैसे ही कागजी तौर पे सोचा जैसे कई बार गुड़गांव और नोएडा वगैरह में आप देखते हैं, और ये मार्केट उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाई और खंडहर बन गई बिल्डिंगें। तो एक वन ऑफ द बेसिक रीज़न इज़ प्राइसिंग। सेकेंड रीज़न इज़ द टाइम, द पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। अक्सर ये देखा गया है कि हमारी कॉस्टिंग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है और हम बर्बाद हो जाते हैं, बिल्डर दिवालिया हो जाते हैं अगर उनकी कंस्ट्रक्शन का पेस किसी वजह से डिले हुआ है या उनकी डेलिब्रेट रीज़न से। क्योंकि होता क्या है कि जब स्टॉक बिक रहा होता है, जब इन्वेंट्री बिक रही होती है, उस समय पैसे का इन्फ्लो बहुत अच्छा होता है। उस इन्फ्लो में वो इतना बलबला जाते हैं कि वो इस इन्फ्लो को संभाल के रखें, उसको डिपॉजिट रखें। आगे कंस्ट्रक्शन में किसी स्टेज में पैसा बहुत ज़्यादा लगना होता है, किसी स्टेज में पैसा कम लगना होता है, किसी स्टेज में टाइम ज़्यादा लगना होता है। फॉर एग्जांपल बेसमेंट में फंड्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, समय कम लगता है क्योंकि आजकल मशीनें बहुत अच्छी आ गई हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर होता है बेसमेंट में बहुत हैवी एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर आप 4 एकड़ 5 एकड़ के कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर बेसमेंट आपने कंप्लीट कर ली तो समझ लीजिए 30% प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया। वहाँ पे मनी का इन्फ्लो बहुत अच्छा चाहिए होता है, इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर बिल्डर्स जो है स्टार्टिंग में कहते हैं 25% दे दो, क्योंकि उनको उस कंस्ट्रक्शन को करने में खर्चा करना होता है। लेकिन बाद में जो मिडिल फेस होता है उस समय उनके पास इन्फ्लो अच्छा आया, उस इन्फ्लो को अगर उन्होंने डाइवर्ट कर दिया तो जब मिडिल फेज़ में उनको पैसा चाहिए होता है उस समय सेल नहीं अच्छी निकल रही होती, क्योंकि जो हाइप होता है वो स्टार्टिंग में होता है, धीरे धीरे वो हाइप कम होने लगता है, उस समय उनको फंड्स की प्रॉब्लम होने लगती है। अब जहाँ फंड्स की प्रॉब्लम होने लगी वहाँ सारी प्रॉब्लम होने लगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आप
आप स्टाफ से ठीक से बिहेव नहीं करेंगे, स्टाफ कस्टमर से ठीक से नहीं बिहेव करेगा, ये सारा चेन रिएक्शन है और फाइनली एक स्टेज आएगी कि आपकी सेल बंद हो जाएगी, फंड फ्लो खत्म है, कंस्ट्रक्शन डिले हो जाएगा। जब कंस्ट्रक्शन ओवर डिले हो जाएगा तो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। मोहाली में एयरपोर्ट चौक के आसपास बहुत प्राइम ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो कई सालों से चल रहा है और अभी कई सालों तक चलेगा। तो इस तरह की सिचुएशन से बचना चाहिए। फिर प्राइसिंग खराब होने का एक और रीज़न होता है फर्जी स्टाफ। कई ऐसे हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के टाइकून्स रहे हैं जो सेल्स के धुरंधर माने गए। इंडस्ट्री में जो लोग हैं जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो जानते हैं उन नाम को, और वो नाम आज गायब है इंडस्ट्री से, क्योंकि उनकी स्कीमें क्या होती थी, वो इंसेंटिव बेस्ड उनकी जॉब होती थी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ सेल्स वो क्लियर करेंगे उतना अच्छा उनको इंसेंटिव मिलता है। वो मैनेजमेंट को ऐसे ढंग से, अब मैनेजमेंट नया होता है, वो अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ का, तो मैनेजमेंट को ऐसे ढंग से सारा कुछ परोसते हैं कि आप ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, उसके बाद इतनी यूनिट बिक जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा। और होता क्या है, वो 6 महीने में सेल टारगेट अचीव कर लेते हैं 200 300 यूनिट्स की। साल भर वहाँ जॉब करते हैं जब तक स्टार्ट हो रहा होता है, और जॉब करने के बाद क्योंकि वो बहुत हैवी पैकेज में आए होते हैं, ऐसे लोग सेल्स के जो एक्सपर्ट होते हैं वो बहुत हैवी पैकेजेस में होते हैं, और उनकी जो सेल्स के नंबर्स हैं वो मार्केट में न्यूज़ में आते हैं कि भाई उन्होंने वहाँ इतना का माल बेच दिया। माल बेच देना कोई बड़ी बात नहीं, कलेक्शन निकालना बड़ी बात है। लुधियाना में 1-2 प्रोजेक्ट है जहाँ पूरा स्टॉक बिका हुआ था और प्रोजेक्ट चला गया ख़त्म, NCLT में है वो, और वहाँ एक से एक कलाकार आए बेचने वाले जिन्होंने दुनिया भर की शराब पिलाई, इवेंट करी, एक्टिविटीज़ करी और पूरा लुधियाना को भ्रमित किया, और उसके बाद ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये जो बैड सेल्स एजेंट्स होते हैं, बैड सेल्स स्टाफ होता है, या बैड सेल्स कंसल्टेंट्स होते हैं जो कंपनी को मिसगाइड करते हैं कि जी आप ऐसा कर दो, आप ऐसे पार्टी दो, ऐसे टूर्स दो, ऐसी स्कीमें दो, ऐसे गिफ्ट दो। ये सब क्या हो रहा है, ये जो गिफ्ट विफ्ट बट रहे हैं ना, सब कस्टमर जो देख रहे हैं आप समझ लो ये सब आपके पैसे से हो रहा है। तो जिन कंपनियों में रोज़ लंगर कराया जाता हो, जहाँ रोज़ हाई टी होती हो, जहाँ रोज़ पार्टियाँ होती हों, गलत है। हाँ, कोई इवेंट है, कोई अननेसेसरी पार्टी, अननेसेसरी गेट टुगेदर, हाँ कोई इवेंट है, कोई अनाउंसमेंट करनी है, कोई सैम्पल फ्लैट बन गया है, कोई अप्रूवल आपकी आ गई है, कोई नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। मार्केटिंग है, सेल्स है, ये सारी चीज़ें अनिवार्य हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सेल्स प्रोसेस का ये पार्ट है। लेकिन अब ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है इसलिए पार्टी कर रहे हैं। एक बार सबको इकट्ठा कर लेते हैं और थोड़ा सा मॉरल बूस्टअप, कोई मॉरल बूस्टअप नहीं होता। लोग आते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं। सबको पता है कि ये बिल्डर काम नहीं कर रहा, ना इसके पास पैसे हैं, ना इसके पास तरीका है काम करने की, ना इसको अकल है। बंदे आएंगे, आप जो थोड़ा बहुत उसके पास है भी, वो भी खा पी करके और फालतू की स्कीमें समझा करके चले जाएंगे, और आप नीचे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं, नगण्य होती हैं, बिल्कुल हार्डली नील होती हैं। उसके बावजूद वो प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर हो रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग बड़ी जेन्युइन होती है। प्राइसिंग का मज़ा तब आता है जब आपके यहाँ कोई प्रोजेक्ट देखने आए, देखने के बाद किसी दूसरे प्रोजेक्ट का नाम ले और फिर वापस ले ले, क्योंकि आप जब उसको 4 लॉजिक दोगे तो उस लॉजिक में आपकी प्राइसिंग बेटर प्रूव हो रही है। फिर वो किसी का नाम ले, फिर आप उसको प्रूव कर देते हैं कि साहब वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे 5 लाख रुपए कम है, लेकिन हम आपको कार पार्किंग फ्री दे रहे हैं, हम आपको ये चीज़ें फ्री दे रहे हैं, यही चीज़ अगर हम चार्ज करेंगे तो हमारी कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ जाएगी। वहाँ पे अगर आपकी कॉस्ट कम है तो उसका आप रीज़न दे देते हैं कि भाई वहाँ पे आपको कॉमन एरिया कम दिया गया है, हमारे पास आपका कॉमन एरिया ज़्यादा है, हमने पार्क बड़ा दिया है, हमने पार्किंग ज़्यादा दिया है। पार्किंग ज़्यादा देने से कॉस्ट बढ़ती है। फॉर एग्जांपल मोहाली सिटी स्क्वायर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जीरकपुर पटियाला रोड पे, वहाँ इतनी एम्पल पार्किंग है कि उसकी वजह से जो शोरूम्स हैं वो थोड़े से कॉस्टली हैं, तो उनका रेंटल भी ज़्यादा होगा। लेकिन धीरे धीरे टॉप नॉच अच्छी कंपनीज, अच्छे किराएदार, अच्छे टीनेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि पार्किंग इज़ द क्रक्स ऑफ कमर्शियल। सो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कि आपने अगर आपकी प्राइसिंग को जस्टिफाई करने के लॉजिक्स हैं आपके पास तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। हाँ, वो प्राइसिंग उतनी ही जस्टिफाई हो सकती है जितनी जस्टिफाइड होगी। मान लीजिए 10% प्राइस ज़्यादा है, 15% ज़्यादा है, समझ में आ जाएगा। लेकिन अब आपने आपके बगल में कोई चीज़ उसी साइज़ की बिक रही है 2 करोड़ की, आपने रेट देख दिया 5 करोड़ का, तो आप उसके अंदर कोई ऐसा सोना नहीं लगा रहे। बिल्डिंग मटेरियल होता है, फिनिशिंग में जो होता है 10 से 15% की कॉस्ट इन्हांस होती है। तो कस्टमर देखता है और इसके भी कई एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जो कि मतलब पिछले 7-8 सालों से बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, बन रहा है और बनता रहेगा। पोजीशन की कोई डेट नहीं दे पा रहे वो, क्योंकि इतना ज़्यादा प्राइस है कि उस प्राइस पे आज 1 यूनिट उनकी महीने में नहीं बिकती है और फंड फ्लो बिल्कुल जीरो है। तो बस वहाँ क्रेन खड़ी है ऐसे, उसमें लिखा हुआ है
वही दूर से दिखाई देती है, वही क्रेन 10 साल से खड़ी, मुझे तो लगता है उन्होंने ख़रीद ली है वो क्रेन, किराए पे नहीं है। जब समय ज़्यादा लगता है कंस्ट्रक्शन में तो उसमें जो आपकी शटरिंग का मटेरियल होता है, बाकी चीज़ों के खर्चे होते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाफ है, इंजीनियरिंग स्टाफ है, सिविल स्टाफ है, इन सब की सैलरीज होती हैं। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतनी ज़्यादा प्राइसिंग बढ़ जाएगी और फिर फाइनली होगा क्या, बिकेगा वही जिसका रेट है सही। समझे? तो बिल्डर्स को मैंने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है कि फास्ट काम कीजिए, फालतू खर्चे बचाइए, शोबाजी में कुछ नहीं रखा है। जब रिक्वायर्ड है तो कीजिए और फिर स्टैंडर्ड का काम कीजिए। उसके लिए कोई उसको डिस्करेज नहीं कर सकते हम। हर इंडस्ट्री का अपने एक सिस्टम होते हैं उसकी मार्केटिंग के। रियल इस्टेट में नो डाउट शो का, पॉम्प एंड शो का एक कल्चर है और वो सिर्फ हमारे ही देश में नहीं पूरे विश्व में है, तो वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन पॉम्प एंड शो सिर्फ पॉम्प एंड शो से काम नहीं चलेगा, साथ साथ पैरेलली ऑन ग्राउंड भी काम करना पड़ेगा। सेकेंडली, हर चीज़ में लॉजिकल कैलकुलेशन होनी चाहिए ताकि आप उसको स्टार्टिंग से लेकर के एंड डिलीवरी तक जब तक लेके जा रहे हैं तब तक उसकी प्राइसिंग को आप कैसे गवर्न करेंगे, उसी बेस पे वो सेल एग्जीक्यूशन पे जाएगी। बहुत सारे ऐसे जेन्युइन और ऑथेंटिक डेवलपर्स हैं जो जानते हैं कि हमारे बगल वाले महंगे बेच रहे हैं और उनका भी बिक रहा है क्योंकि उन्होंने स्कीमें दे रखी हैं, उन्होंने वेरियस टाइप के इंसेंटिव्स दे रखे हैं, फिर भी वो स्कीम नहीं दे रहे, इंसेंटिव नहीं दे रहे और उनका सामान धीरे धीरे बिकता है और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 100% रहता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हु आर दोज पीपल, दोज हु आर डूइंग सिंगल प्रोजेक्ट इन वन टाइम, सेलिंग द प्रोजेक्ट, देयर कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट बेस्ड ऑन द सेल्स। वो सेल कर रहे हैं, बिके चाहे ना बिके, उनका कंस्ट्रक्शन दिन रात चल रहा है और समय से जब बन जाती है चीज़। आजकल बहुत बड़ा कल्चर है कि लोग जितना ज़्यादा अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, लोगों का कन्विक्शन बनता है और वो प्रोडक्ट फिर मार्केट में बिकता है। और अच्छी बात है, अगर आप बैकिंग लेके चल रहे हैं, अगर आपका प्रोडक्ट बाद में बेचेंगे और आप कंस्ट्रक्शन फास्ट कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा बिल्डर को ही मिलना है, डायरेक्ट फ़ायदा मिलना है। तो इसलिए दोस्तों, बिकेगा वही जिसका रेट है सही और इस चीज़ को प्रॉपर वे से एनालाइज करिए। कोई भी चीज़ कमर्शियल या रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, जल्दीबाजी का काम नहीं है। एनालिसिस हैज़ टू बी डन in a very proper and educated manner. Thank you very much.